सुस्मिता के माँ बाप के चेहरे पर गहरा संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। सुस्मिता और सागर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद वे सुंदर सपनों के दरिया में डूबते चले गए। सुस्मिता के पिता सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे सागर से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, सुस्मिता का रिश्ता तय कर दिया। सगाई के साथ ही उन दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से सागर को साल भर के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले हफ्ते की ही निकाली गई। आज सुस्मिता की शादी है। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सुस्मिता 2 बहनें और एक भाई थे। सुबह सुबह सुस्मिता के ससुराल से सागर के चचेरे भाई सचिन आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुस्मिता के पिता ने गेट खोल कर देखा तो उन्होंने सविता जी को आवाज़ लगाई और कहा, देखो, सुस्मिता के ससुराल से आए हैं, कुछ सामान लेकर, जल्दी आओ। सविता जी भागकर दरवाजे पर आती हैं और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती हैं। नहीं नहीं आंटी, अंदर मत बुलाएं, समय बिल्कुल भी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ लहंगा लेकर आया था। चाची जी ने कहा है कि विदाई इसी लहंगे में होगी। यह लहंगा आप ले लीजिए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ऐसा बोलकर सचिन चला गया। सविता जी लहंगे का जोड़ा सुस्मिता को दिखाने के लिए ले गई और उसे दिखाते दिखाते बोली, सुस्मिता बेटा चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। जी माँ जी कहते हुए सुस्मिता थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ गई। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, गाड़ियाँ आ गई हैं, गेस्ट हाउस चलने की तैयारी करो। हम सभी लोग गेस्ट हाउस पहुँच गए। शाम को सुस्मिता तैयार होने के लिए गेस्ट हाउस से पार्लर चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद बारात आ गई। सभी लड़कियां बारात देखने के लिए बाहर चली गईं। सुस्मिता की सहेली बारात देख कर आती है और कहती है, सागर दूल्हा बना बहुत सुंदर लग रहा है। सुस्मिता को अपनी किस्मत पर आज बहुत ही नाज हो रहा था। थोड़ी देर बाद सागर की माँ की आवाज़ हॉल में सुनाई पड़ती है, जल्दी कीजिए, आप लोग जयमाल की रस्म शुरू करवाइए। विदाई का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे तक का ही है, उससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। सभी लोग सागर की सास को ठकुराइन कहकर बुलाते थे। सीधे पल्ले की साड़ी, हाथ भर कर चूड़ियाँ, गोरा रंग, रोवेली आवाज़, एकदम कोकिला मोदी, पूरे के पूरे मालकिन जैसे तेवर थे। पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा था। इसी बीच जयमाला शुरू हो जाता है और जयमाला का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त पर हो जाता है। कुछ देर बाद माँ पीली साड़ी लेकर आती हैं और उसे सुस्मिता को पहनने के लिए देती हैं। सुस्मिता बेटी, जल्दी कपड़े बदल करके आओ, तुम्हारी सास का हुक्म है। उनका कहना है सब कुछ शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही होना चाहिए। उसकी माँ उसे मंडप में लेकर आती है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी की रस्में चल ही रही थी कि तभी सागर की माँ की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। थोड़े समय बाद ही सही समय पर शादी संपन्न हो गई। ठीक 6 बजे सुस्मिता की विदाई हो गई। सुस्मिता की सास ने उसके पापा से कहा, भाई साहब उदास मत होइए, जब भी आपको सुस्मिता की याद आए आप उससे मिलने आ जाइएगा। जैसे जया मेरी बेटी है वैसे ही सुस्मिता भी अब मेरी बेटी है। आप चौथी की तारीख निकाल कर हमें बता दीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। घर के सभी लोगों को सुस्मिता के जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी भी थी कि सुस्मिता को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। ससुराल 50 किलोमीटर होने के कारण वह लोग 1 घंटे में पहुंच गए। बहू के स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर बाजे बज रहे थे। मोहल्ले की सारी औरतें बहू को देखने की कोशिश कर रही थी। सागर की दादी ने नायरा की आरती उतारी और उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर का नज़ारा देखने लायक था। सुस्मिता को ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिए गए। बाहर से कमरे तक पूरे रास्ते में फूल ही फूल थे। उन्हीं फूलों पर पैर रखकर सुस्मिता कमरे तक पहुंची। अपने कमरे की सजावट देखकर वह हैरान रह गई।
थोड़ी देर बाद सुस्मिता की सास कमरे में आई और बोली, बहू, अब ये घर तुम्हारा है और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, तुम नहाकर आराम कर। थोड़ी देर बाद फिर दोपहर से कुछ रस्में शुरू हो जाएंगी। तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा और फिर कल रात को रिसेप्शन भी है। तुम्हारा लहंगा सिलकर आ गया है। अभी सागर तुमको रिसेप्शन में पहनने वाला लहंगा दे जाएगा। तब तक मैं चाय भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद सागर लहंगा और चाय लेकर खुद आते हैं। सागर को देखकर सुस्मिता अपनी हथेली से आंखें बंद कर लेती है। सागर ने उसके हाथों को अपने हाथ से हटाया और उसकी आंखों को चूम लिया। सागर प्यार से उसके एकदम करीब जाता है, जहाँ से दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। सागर कहता है, ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करूँ, माँ का हुक्म है। कल कुल देवी की पूजा के बाद ही हम एक हो सकते हैं। सुस्मिता सागर के सीने से चिपक जाती है। तभी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। सागर बोला, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। सभी रिश्तेदारों के खाने पीने की व्यवस्था करवानी है। अच्छा, कल रात में मिलते हैं। सागर आंख मारते हुए निकल गया। सुस्मिता फ़ोन लगाकर माँ से बात करती है और ससुराल की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। अपनी बेटी की खुशियों को देखकर माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करती है। सुस्मिता नहाकर लौटी तो नाश्ता लेकर उसकी ननंद जया कमरे में बैठी होती है। भाभी, नाश्ता करके आप आराम कर लीजिए और दोपहर तक तैयार हो जाना। साड़ी कौन सी पहननी है आपको माँ बताएंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने कपड़े तैयार करने हैं। भैया को भेज दूँ क्या? सुस्मिता को चिढ़ाते हुए जया बाहर की तरफ निकल जाती है। ठाकुराइन, यह सामान कहाँ है? ठाकुराइन, वह सामान कहाँ है? की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज रही थी। इस हिसाब से समझ में आ रहा था कि सुस्मिता की सास ने पूरे घर की बागडोर कितनी अच्छी तरह संभाल रखी है। दोपहर से रस्में शुरू हो जाती हैं। इधर ठाकुराइन की आवाज़ शाम को बंगले में फिर से गूंजती है। सचिन, अभी तक जानकी क्यों नहीं आई? इतने लोगों का खाना बनाने में रात हो जाएगी। सागर, जानकी को बुलाने के लिए किसी को भेजो और जब तक जानकी नहीं आ जाती तब तक बड़ा वाला चूल्हा लॉन में लगे टेंट में लगाने की तैयारी करो। सुस्मिता के ससुराल में शादी के दूसरे दिन कढ़ी का बनना शुभ माना जाता है। जानकी घर में खाना बनाने का काम करती है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन खाना बनाना जानकी का काम है। सासू माँ बड़बड़ाते हुए आती हैं और कहती हैं कि जानकी तो समय से आ जाती है, पर ना जाने आज क्या बात हो गई है। मैं जानकी के अलावा किसी को भी किचन में नहीं जाने देती। मेरा किचन जानकी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। जया कहती है, माँ, ढोलक कहाँ रखी है? ताई जी मंगा रही हैं। दूसरी मंजिल पर पहले कमरे में है, जाओ किसी को भेज कर मंगा लो। ताई जी बोली, शगुन का रुपया रखो और ढोलक को सिंदूर लगाओ, गाना शुरू किया जाए। हाँ हाँ दीदी, अभी आई। ताई जी ठाकुराइन की जेठानी थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ठाकुराइन की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। सागर, जया को बोलो कि सुस्मिता तैयार हो गई हो तो उसे नीचे ले आए। तभी जानकी आ जाती है। ठाकुराइन जानकी को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। ये क्या है जानकी, तुम्हें पता है ना शादी ब्याह का घर है और तुम गायब हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम परिवार सहित यहीं रहो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। तुम्हारी बेटी कहाँ है, उसे क्यों नहीं लाई? ठाकुराइन, उसे बहुत तेज बुखार है। यह सुनकर ठाकुराइन थोड़ा नॉर्मल हो गई और बोली, अच्छा तुमने बताया क्यों नहीं? चलो ठीक है, किसी को भेजकर तुम्हारे बच्चे को बुला लेती हूँ। अब तुम जाओ, खाना बनाने की तैयारी करो। ढोलक की थाप की आवाज़ गूंजने लगी। जया सुस्मिता के कमरे की तरफ तेज कदमों से पहुंची। भाभी चलिए, माँ नीचे बुला रही हैं। सुस्मिता नीचे आती है तो उसको देखते ही सभी औरतों की आंखें खुली की खुली रह गई। थोड़ी देर के लिए ताई जी के भी हाथ रुक गए। सन्नाटा छा गया। सुस्मिता चॉकलेटी रंग का लहंगा और श्रृंगार में अप्सरा लग रही थी। सागर ने तिरछी निगाहों से उसको देखा और मुस्कुराया। सुस्मिता भी हल्का सा मुस्कुराई। ठाकुराइन ने सुस्मिता की उंगली में अंगूठी पहनाकर मुँह दिखाई की रस्म की शुरुआत की। दादी ने खानदानी कंगन पहनाकर
भाभी ठकुराइन के खिताब से नवाजा। ठकुराइन ताई जी से बोली, जी आगे आप संभालिए, मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ, और जया तुम भाभी के साथ रहना। कहते हुए ठकुराइन लॉन में लगे हुए टेंट की तरफ लंबे लंबे कदमों से जाने लगी। जानकी कहती है, खाने की तैयारी हो गई है ठकुराइन, बस आटा गुथ रहा है, मैं अभी रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। गाने बजाने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। ठकुराइन की खुशी का ठिकाना नहीं है। ढोलक की थाप पर जया और उसकी सहेलियों का नाचना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद प्रोग्राम ख़त्म होता है। सभी लोग सुस्मिता को आशीर्वाद देते हैं। दादी अपने हाथों से लड्डू के डब्बे आने वाली महिलाओं को देती जा रही थी। सबके जाने के बाद ठकुराइन जानकी से कहती हैं कि रोटियां बनाना शुरू करो। सागर और सचिन सबको खाना खिलाने का इंतजाम करने लगे। जया सुस्मिता से कहती है, भाभी आप कपड़े बाद में बदलिएगा, चलिए छत पर, आपको घर की सजावट और लाइटिंग दिखाती हूँ। छत से तो और सुंदर दिखता है, अगर लाइटिंग देखेंगे तो देखती रह जाएंगी। छत से लॉन एकदम साफ दिखाई दे रहा था। सजावट देखकर सुस्मिता के मुंह से वाव निकल जाता है। सुस्मिता की निगाहें सागर को ढूंढने में लग जाती हैं। तभी देखा कि सागर किसी के पास बैठकर बात कर रहा है। ठकुराइन के माथे पर बल था कि किसी की खातिरदारी में कहीं कोई कमी न रह जाए। वह नौकरों से कहती हैं कि खाना परोसना शुरू करो। जानकी जितनी रोटियां बन गई हैं उतनी भिजवाओ, जल्दी करो। फिर सबको खाना खाने के लिए बुलाने चली जाती हैं। तभी जानकी की साड़ी का आंचल चूल्हे से निकलते हुए लौ से आग पकड़ लेता है। मालकिन जोर से चिल्लाती हैं, जानकी तुम्हारी साड़ी जल रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी देर में सचिन और सागर बहुत तेजी से उठकर भागते हैं। साड़ी की जलन जानकी को महसूस होने लगती है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगती है। सागर तेजी से लपक कर जानकी की साड़ी खींचकर फेंकता है। साड़ी टेंट से चिपक कर गिरती है और टेंट में आग पकड़ लेती है। आग की लपट से टेंट में लगी हुई झालरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पूरी हवेली में अंधेरा छा जाता है। जया सुस्मिता को छत पर छोड़कर दौड़ती हुई लॉन में आती है। यह नज़ारा देखकर सुस्मिता के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। किसी तरह अंधेरे में टटोलते हुए छत से नीचे आने की कोशिश करती है। टेंट में आग पकड़ते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सागर अपनी माँ की तरफ भागता है। उसे अपनी माँ के साथ किसी अनहोनी की आशंका होती है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह सर के बल गिर पड़ता है। दर्द से उसकी चीख निकलती है और माँ कहकर पुकारता है। जलते हुए टेंट की रोशनी में सागर गिरते हुए दिखाई देता है। ठकुराइन सागर की तरफ भागती है और बाकी लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। दमकल पुलिस आती है। जल्दी ही सब कुछ कवर कर लिया गया, मगर सागर बुरी तरह से झुलस चुका था। आनन फानन में सागर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ठकुराइन डॉक्टर डॉक्टर कहकर अपना सिर पीटने लगी। सभी रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थे। सागर का इलाज चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी ही खामोशी फैली थी। बोलने को कुछ बचा नहीं था। सुस्मिता जड़वत यह नज़ारा देखती रह गई। ऐसा लगता था कि सुस्मिता की आत्मा बाहर निकल गई हो, केवल शरीर का ढांचा खड़ा है। उसे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। चारों तरफ के लोग उसे घूर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि दुल्हन मनहूस है। आते ही घर में इतना बड़ा कांड हो गया। इधर सुस्मिता के मायके में फ़ोन की घंटी बजती है। इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है? सुबह खरीदारी करने जाना है, रिसेप्शन में भी जाना है, मेहमानों का खाना पीना भी देखना है। ऊपर से इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है? नींद खराब करके रख दिया। सबिता जी रिसीवर उठाकर हेलो कहती हैं। उधर से कुछ आवाज़ आती है, जिसको सुनकर सुस्मिता की माँ रिसीवर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाती हैं और मुंह से निकलता है, यह क्या हुआ? लगभग 1 घंटे बाद सुस्मिता की माँ और पापा उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। वह अभी भी जड़वत सी खड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद ताई जी हॉस्पिटल से लौट कर आती हैं। उनकी त्योरियां चढ़ आती हैं और वो अपना आपा पूर्णतया खो देती हैं। जोर से चिल्लाती हैं, कहाँ है ये सुस्मिता?
लेकर आओ उसे मेरे पास। सबिता जी अपनी बेटी के पास थी। उन्होंने ताई जी से पूछा, बहन जी कैसी हालत है दामाद जी की? ताई जी गरज कर बोली, आपकी बेटी के पैर अपशगुनी हैं, अब सुस्मिता यहाँ नहीं रह सकती। ले जाइए अपनी बेटी को, आज से नहीं है ये हमारे घर की बहू। सबिता जी के लिए यह सब देखना बहुत ही दुखद था, लेकिन वह चुप रहीं, क्योंकि शायद इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था। दादी ने ताई जी को रोका और सागर का हाल बताने को कहा। तभी अचानक कुछ औरतों ने सुस्मिता के ऊपर भारी बाल्टी से पानी डाल दिया। सुस्मिता के मांग का सिंदूर पानी के साथ बह चला। पीले रंग का सिंदूर जो उसके मांग में सूरज की लालिमा की तरह चमक रहा था, अब पूरे चेहरे पर फैल चुका था। सुस्मिता के लिए ये सहन करना जैसे पहाड़ हो गया था। वह अपनी माँ के गले लगकर बिलख पड़ी। पल भर में उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। सुस्मिता आसमान की तरफ देखती बोलती जा रही थी, हे प्रभु, मेरी किस गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी थी कि मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, लेकिन पल भर में आपने ये क्या से क्या कर दिया। आज अगर सागर जी को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। सुस्मिता अपना सर पटकने लगी। सबिता जी अपनी बेटी को संभालने लगी। तभी ताई जी सुस्मिता का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए गेट की तरफ जाने लगी। सुस्मिता के पापा सबिता जी को यहाँ छोड़कर हॉस्पिटल चले गए थे, इसलिए सबिता जी और दादी ताई जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तभी ठकुराइन की आवाज़ दहाड़ती है, ये क्या हो रहा है? वो हॉस्पिटल से घर आई हुई थी और ये नज़ारा देखकर स्तब्ध थी। ताई जी ने कहा, तुलसी, ये हमारे घर के लिए मनहूस है। अभी कल ही आई है और घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। ये अपशगुनी है, पता नहीं आगे क्या करवाएगी। इसे घर में रखना ठीक नहीं। सागर का और इसका तलाक कराकर हम सागर के लिए नई बहू लाएंगे जो इस घर को खुशियों से भर दे। ठकुराइन ने कहा, जी मत भूलो, आपकी शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद ससुर जी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन आपको तो किसी ने मनहूस नहीं कहा। आपको शादी के 6 साल बाद तक बच्चा नहीं हुआ, तब अम्मा जी ने तो आपको मायके भेज जेठ जी की दूसरी शादी का नहीं सोचा। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही हैं आप। और मेरी सुहागन बहू का ये श्रृंगार और सिंदूर किसने धोया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ठकुराइन की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी। सुस्मिता दौड़कर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। ठकुराइन ने सुस्मिता को उठाते हुए कहा, बहू, अपने आंसू पोंछ लो। सागर ठीक है, बस कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रहना होगा। बेटा, उसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह था, लेकिन तुम्हारे भाग्य ने उसको मौत के मुंह में जाने से रोक लिया। हम सदा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। सबिता जी ठकुराइन का ये रूप देखकर गदगद हो गईं। ताई जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वह सुस्मिता से माफ़ी मांगने लगी। सुस्मिता ने ताई जी को गले से लगा लिया। पूरे 10 दिन के इलाज के बाद सागर अब डिस्चार्ज होकर घर आ रहा था। पूरी हवेली एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाई गई। सागर और सुस्मिता आज चांदनी रात में एक होने जा रहे थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय माता की।